हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम लोग ये समझने वाले हैं कि जो सैंडविच, दही वड़ा और जो टोस्ट सैंडविच आप लोग खाते हैं, जो चाय के साथ आप लोग ब्रेड खाते हैं, ये सभी को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ब्रेड। और ये जो ब्रेड होता है, ये ब्रेड इतना ज़्यादा स्पॉन्जी, इतना ज़्यादा मुलायम कैसे होता है, और ये ब्रेड इतना मुलायम होता है तो क्यों होता है? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको आज के अपने इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने पेश है लजीज ताजा ताजा ब्रेड। और इस ब्रेड को देखने के बाद आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, आपके हाथ में आनी चाहिए कलम, और यहां पे जो जो चीजें लिख के आएंगी इन सभी चीजों को आपको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। तो यहां पे सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि ब्रेड कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग मल्टीपल सीरियल्स के आटों का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ब्रेड बना सकते हैं। अब सीरियल का मतलब वो नहीं सास बहू बेटियां जो अपन देखते हैं टीवी में, वो सब नहीं। सीरियल का मतलब होता है ग्रेन्स, बोले तो अनाज। तो बहुत सारे अलग अलग अनाज के आटे का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार का ब्रेड बनाया जाता है। जैसे गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके गेहूं का ब्रेड बनाएंगे, और मकई के आटे का इस्तेमाल करके मकई का ब्रेड बनाएंगे, और ज्वार बाजरी का आटे का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न तरह के हम लोग यहाँ पे ब्रेड बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि ये जो आटा होता है, जिसको हम लोग डो भी कहते हैं, मतलब हम लोग यहाँ बना रहे हैं ब्रेड को, तो ब्रेड को बनाने के लिए जो आटा तैयार किया जाता है, वो आटे के अंदर सबसे पहले मिलाया जाता है बेकर्स ईस्ट। जिन लोगों को ये ईस्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग आज से 300-400 साल पहले जाइए, जब मैंने बताया था आप लोग को ये जो ईस्ट होता है, ये परफॉर्म करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग। तो बडिंग के समय मैंने बताया था कि ये ईस्ट जो होता है वो कैसे अपना रिप्रोडक्शन करता है, कैसे अपने बच्चे पैदा करता है। तो वही वाला ईस्ट जो कि हमको मार्केट में मिल जाता है बड़े ही आराम से, ईस्ट का पाउडर, जिसे हम कहते हैं बेकर्स ईस्ट, तो वही बेकर्स ईस्ट आपको लेके आना है। और जब आप बना रहे होगे ब्रेड बनाने का आटा, तो उस ब्रेड बनाने के आटे के अंदर आपको वो ईस्ट मिलाना है। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया। सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया कुछ नहीं है, ये ईस्ट का ही साइंटिफिक नेम है। तो आप एग्जाम में यहाँ पे ईस्ट भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बेकर्स ईस्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया लिखेंगे तो भी चलेगा। अब आटा बनाना है, तो यार आटा को सानने के लिए आपको पानी तो चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले डालेंगे आटे के अंदर ईस्ट, और ईस्ट के बाद डालेंगे उसमें पानी। आटे को सानते समय हम लोग आटे में स्वादानुसार नमक भी मिलाएंगे। तो आटा लिया आपने सबसे पहले, उसमें डाला पानी, पानी के बाद उसमें डाला ईस्ट, ईस्ट के बाद उसमें डाल दिया नमक, और नमक डालने के बाद और भी जो जो माल मसाला आपके पास अवेलेबल है वो सब भी आप उसमें मिला दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्रेड बनाने के पहले ब्रेड का बनाएंगे आटा। ठीक है, अब आटा तैयार हो गया है, अब समय आ गया है आटे से ब्रेड को बनाने का। तो सबसे पहले हम लोग आटे को लात से कचर कचर के सानेंगे। हम लोग आटे को लात से कचर के जब सान रहे होंगे, उस समय पे आपको एक बात जाननी चाहिए जो कि अंदर की बात है। अब बात यह है कि जो ईस्ट आपने मिलाया है आटे के अंदर, वो ईस्ट जो हमारा फ्लार होता है, यानी कि जो हमारा आटा होता है, उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ईस्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंटेशन करेगा, मतलब उसका डिकम्पोजिशन करेगा, यानी कि उसको तोड़ेगा। आपको मालूम है एक बड़ी बिल्डिंग होती है और एक बड़ी बिल्डिंग बनती है छोटे छोटे ईंटों से। तो यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट बिल्डिंग है, तो वही छोटे छोटे जो ईंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, यानी कि छोटे छोटे ग्लूकोज से मिलकर पूरा बड़ा कार्बोहाइड्रेट बनता है। और ये बड़ा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है न्यूट्रिएंट का। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है, ये हमारे आज के आटे में पाया जाता है। तो यहां पे जो ईस्ट आपने मिलाया है आटे के अंदर, वो ईस्ट जो होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो न्यूट्रिशन का है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसका फर्मेंटेशन कर देगा, यानी कि उसको तोड़ देगा छोटे छोटे शुगर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल भी प्रोड्यूस करेगा। इथेनॉल, यस, जो अल्कोहल पीते हैं लोग, जिसको पी के पागल हो जाते हैं, वही शराब यहाँ पे पैदा होने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक बात जान के आपको बहुत दुख होगी और हैरानी होगी कि अगर आपको मान लेते हैं शराब नहीं मिली और आपको चस्का चढ़ा है शराब पीने का, आपका मन नहीं रहा जा रहा है, तो आप लोग नशा करने के लिए वहाँ पे जाओ जहाँ पे बनाया जाता है ब्रेड, और ब्रेड के आटे को खा लो। आप
आपको नशा चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेड के आटे के अंदर होता है अल्कोहल जो कि इथेनॉल होता है। हाँ, लेकिन अगर उसी ब्रेड के आटे से ब्रेड बना दिया जाएगा और बेकरी में उसे बेक कर देंगे तो आपको मालूम है बेकरी में जब उसको सुखवा देते हैं तो सारा पानी भाप बन के निकल जाता है। जो हमारा अल्कोहल होता है वो भी एक लिक्विड होता है, वो भी एक पानी का फॉर्म होता है। तो जब बेक करेंगे बेकरी में तो बेकरी में बेक करने से वो लिक्विड रूपी इथेनॉल जो होता है वो उड़ जाएगा भाप बन के। तो उसके बाद बेक करने के बाद यानी कि इथेनॉल वाले डो से बना हुआ जो ब्रेड आप लोग चबा के खाते हो वो ब्रेड से आपको नशा नहीं होने वाला है। तो जब भी नशा करना हो आपको खाना होगा ब्रेड वाला आटा। आटा खाओगे तब नशा होगा, आटा नहीं खाओगे तो नशा नहीं होगा। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है यार? हमारा मुद्दा नशा करना नहीं है। हम लोग चाहते हैं ये जानना कि ये जो ब्रेड होता है वो मुलायम और नरम क्यों होता है। हमारी रोटी तो नरम नहीं होती है लेकिन ये ब्रेड नरम क्यों होता है? ब्रेड नरम इसलिए होता है, ब्रेड के आटे का जब फर्मेंटेशन हो रहा था ईस्ट के द्वारा उस समय बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ब्रेड को बेकरी में बेक करते हैं उस समय ब्रेड के आउटर सरफेस के ऊपर बहुत सारे छेद मार के उसमें से निकल जाती है। और ड्यू टू दैट मल्टीपल छेद जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेड के ऊपर, उन्हीं छेदों की वजह से, उन्हीं होल्स की वजह से, उन्हीं पोर्स की वजह से हमारा जो ब्रेड होता है ये बहुत मुलायम होता है और बहुत नरम नरम होता है। ये बात आपको जाननी चाहिए थी और मेरा बड़ा मन था आपको बताने का। और जैसा कि मैंने आप लोग को बता लिया है इसी तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर होता है समाप्त। सो दैट्स इट। जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर में, उसके जवाब में आपको यही 3-4 लाइनें जो हैं वो आपको लिखनी है। एंड आई होप कि आप लोग को जो भी मैंने बातें बताई हैं वो सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हुई हैं। और इसी वीडियो के साथ हम लोग ये चैप्टर को करते हैं समाप्त। और अब हम मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर जो कि हमारा सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 8। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये चाहते हैं कि हम लोग इतिहास और भूगोल के भी वीडियोस बनाएं। तो गाइस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी स्पेशलिटी साइंस में है, सो हम लोग साइंस के ही वीडियो बना सकते हैं। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग आगे ट्राई करेंगे अपनी बहुत सारी नई नई टीम्स को कोलैबोरेट करने की। और जैसे हमारी अलग अलग टीम्स कोलैबोरेट हो जाती हैं आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे जियोग्राफी और हिस्ट्री के भी लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल के तौर पे जितना अवेलेबल है इतना अभ्यास करिए और इसके आगे कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसे नोट कर पा रहे हैं। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिलती है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करो जिन लोगों को ऐसे साइंस के क्वेश्चन आंसर को समझने में तकलीफ आती है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि साइंस बहुत बोरिंग है। ऐसा नहीं है यार, बायोलॉजी इज सो ब्यूटीफुल, बायोलॉजी बहुत बढ़िया है, बस फर्क है समझ में आने का। जैसे समझ में आ जाएगा बायोलॉजी आपको बहुत प्यारी लगेगी। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।